इंपोर्ट प्रोसीजर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या है, यानी कि किसी भी फर्म द्वारा एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब कोई फर्म इंपोर्ट करती है, यानी कि कोई फर्म जो कि इंडिया में है और वो जो है किसी दूसरी कंट्री से, चाइना से या फिर अमेरिका से या फिर किसी दूसरी कंट्री से जो है कोई प्रोडक्ट अपने यहाँ पर मंगवा रही है, तो उसके लिए उसको क्या क्या स्टेप्स, क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्लियर। तो इंपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। इंडिया में कोई फर्म है और वो जब किसी फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स परचेज करती है तो इसको क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। और इंपोर्ट प्रोसीजर जो है वो अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग, अलग अलग गुड्स के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि सभी द्वारा फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहला काम, अब जो है इंडिया की कोई फर्म है उसको जो है हम यहाँ पर जो भी स्टेप्स जो है स्टडी करेंगे वो इंडिया को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के बनाया गया है। क्लियर। भारत के अकॉर्डिंग जो है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भारत में क्या प्रोसीजर है इंपोर्ट का। तो सबसे पहली चीज कि अगर इंडिया का कोई फर्म है उसको जो है किसी दूसरे कंट्री से कोई प्रोडक्ट मंगवाना है तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा, ट्रेड इंक्वायरी करनी होगी, यानी कि किन किन कंट्री से जो है उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो आ सकता है। अब जो है इंडिया की कोई फर्म है उसको कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना है तो कौन कौन सी, पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस फर्म को कि कौन कौन सी कंट्री है जहां पर वो सॉफ्टवेयर उसको मिल सकता है, जहां से वो सॉफ्टवेयर उसको मिल सकता है और वो इंपोर्ट करवा सकता है। क्लियर। तो गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रीज एंड फर्म्स व्हिच एक्सपोर्ट द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाना है वो प्रोडक्ट कौन कौन सी कंट्री और वहां पर कौन सी फर्म जो है उसको एक्सपोर्ट करती है, वो पहले आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। क्लियर। और ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, डायरेक्टरीज हैं, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे जो है आपको ये इंफॉर्मेशन, यानी कि जिसको भी इंपोर्ट करना है उसको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि किस कंट्री में कौन से फर्म द्वारा वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है जो आपको इंपोर्ट करवाना है। क्लियर। ट्रेड इंक्वायरी फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एक्सपोर्ट प्राइसेज एंड टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। तो ट्रेड इंक्वायरी हम क्यों करते हैं, जिससे कि हमें यह पता चल सके कि एक्सपोर्ट प्राइसेस क्या है, यानी कि कितना प्राइस में वो जो है हमें प्रोडक्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट का खर्चा कितना आएगा और क्या कंडीशंस होगी उनकी, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज में बैठे हैं वो जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी। क्लियर। तो ये पूरा ट्रेड इंक्वायरी होता है। तो ट्रेड इंक्वायरी क्या हो गया, इट इज अ रिटन रिक्वेस्ट बाय एन इंपोर्टिंग फर्म to the exporter for supply of information regarding the price and the various terms and condition on which the latter is ready to export goods। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जिसको प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाना है, जो इंडिया की फर्म है जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए, वो फॉरेन कंट्रीज में जो भी फर्म्स हैं उनको क्या करेगी, रिटर्न रिक्वेस्ट भेजेगी कि वो अपनी प्राइस बताएं कि क्या प्राइस है उनका और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है एक्सपोर्ट करने के, वो सारी चीज़ें बताएं, जिसके बेसिस पे इंडिया की जो फर्म है जो इंपोर्ट करवा रही है वो फिर फाइनल डिसीजन लेगी कि ऑर्डर देना है कि नहीं देना है। क्लियर। आफ्टर रिसीविंग अ ट्रेड इंक्वायरी द एक्सपोर्टर प्रिपेयर अ कोटेशन एंड सेंड्स इट टू द इंपोर्टर। द कोटेशन इज नॉन एज प्रोफार्मा इनवॉइस। फिर जब इंपोर्टर कंपनी ने, जो इंडिया की फर्म है जो इंपोर्ट करवाना चाह रही है सॉफ्टवेयर, वो जब अपना रिटर्न रिक्वेस्ट यानी ट्रेड इंक्वायरी एक्सपोर्टर को भेजती है तो एक्सपोर्टर जो है वो क्या करता है, अपना कोटेशन जो है बनाता है और वो जो है इंपोर्टर को सेंड करता है, जिसको हम प्रोफार्मा इनवॉइस कहते हैं, जो कि हमने एक्सपोर्ट प्रोसीजर में भी डिस्कस किया। क्लियर। तो एक्सपोर्टर जो जो कोटेशन भेजता है उसी को हम प्रोफार्मा इनवॉइस कहते हैं, जिसमें उस कोटेशन में क्या प्राइस होगी, क्या क्वांटिटी होगी, क्या क्वालिटी होगी, सारी डिटेल जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड वहां पर एक्सपोर्टर वहां पर पूरा चीज डिस्क्लोज करता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, कैसे एक्सपोर्ट किया जाएगा, बाई एयर आएगा कि बाई शिप आएगा, ये पूरी डिटेल वहां पर जो है एक्सपोर्टर उस कोटेशन में डिटेल देता है इंपोर्टर को। क्लियर। प्रोफार्मा इनवॉइस क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट हो गया जहां पर क्वालिटी, ग्रेड, डिजाइन, साइज, वेट, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारी चीजें, पेमेंट कैसे होगा, वो सारी चीजें जो है वहां पर उसमें डिटेल दी जाती है एक्सपोर्ट द्वारा इंपोर्टर को, एक्सपोर्टर द्वारा इंपोर्टर को। क्लियर। तो सबसे पहला काम क्या हो गया कि जब भी किसी कंपनी को इंपोर्ट करना है तो पहले वो ट्रेड इंक्वायरी करेगी, एक्सपोर्टर से जो है वहां पर प्रोफार्मा इनवॉइस मांगेगी, कोटेशन मांगती हैं। क्लियर। कि इंपोर्टर जो होता है वो बताएगा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आप बताइए कि आप जो है कितने में, कितने प्राइस में, कितनी क्वांटिटी वो दे सकता है, कैसे जो है शिप करेगा, कैसे भेजा जाएगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्टर से वहाँ पर डिटेल मांगता है इंपोर्टर। क्लियर। जब इंपोर्टर को एक्सपोर्टर द्वारा सारी चीज़ें, डिटेल्स जो है वहाँ पर पता चल जाती है, सारी इंक्वायरी हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। इंडिया में आईईसी कोड होता है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये नंबर लेना जरूरी है, चाहे आप जो है इंपोर्ट कर रहे हो चाहे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। हालांकि कुछ जगह पर क्या होता है कि
यहाँ पर जो है कुछ प्रोडक्ट में नहीं जरूरी होता है, लेकिन इंडिया में अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको आईईसी नंबर लेना ही पड़ेगा। तो कोई भी फर्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया में तो उनके पास आईईसी नंबर होना चाहिए। क्लियर? तो इन इंडिया इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी इंपोर्टर एज वेल एज एक्सपोर्टर टू गेट रजिस्टर्ड विद द डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड और रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी और ऑब्टेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यानी कि आईईसी नंबर। दिस नंबर इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड ऑन मोस्ट ऑफ द इंपोर्ट डॉक्यूमेंट। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस ये जरूरी है अगर किसी भी फर्म को इंपोर्ट करना है। तो पहले जो इंडिया की फर्म थी जिसको इंपोर्ट करना था उन्होंने एक्सपोर्टर से डॉक्यूमेंट मंगवा लिए, कोटेशन मंगवा लिए, डिटेल्स मंगवा ली। अब उसके बाद क्या है कि इंपोर्टर को इंपोर्ट लाइसेंस अगर पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो इंपोर्ट लाइसेंस वहां पर लेना होगा, आईसी नंबर जो है लेना होगा। उसके लिए उनको डीजीएफटी में रजिस्ट्रेशन या फिर अपने जो भी रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनके पास जाना होगा और आईसी नंबर के लिए अप्लाई करना होगा। क्लियर? अब आपके पास यानी कि जो इंपोर्टर फर्म है उन्होंने इंक्वायरी ले ली, उनके पास एक नंबर भी आ गया यानी कि रजिस्ट्रेशन भी हो गया उनका इंपोर्ट के लिए। अब जो है उनको भाई आप किसी फॉरेन कंट्री से प्रोडक्ट मंगवा रहे हो ना, तो फॉरेन कंट्री से प्रोडक्ट मंगवा रहे हो तो उसको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा। आपके पास इंडियन रुपीज है और आप जो है अमेरिका से मंगवा रहे हो तो वहां पर उनको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वहां पर ऑब्टेन करना पड़ता है इंपोर्टर को। तो नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। तो यहां पर क्या हो गया कि जैसा कि सप्लायर जो है वो फॉरेन कंट्री में है तो उसकी पेमेंट भी जो होगी वो फॉरेन करेंसी में होगी और पेमेंट इन फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इंडियन करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी। तो आप भाई इंडिया के इंपोर्टर हैं और एक्सपोर्टर दूसरी कंट्री के हैं तो इस केस में जो इंडियन करेंसी है उनको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस करेंसी एक्सचेंज को जो रेगुलेट करती है वो एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इन इंडिया ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एवरी इंपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू बैंक एथोराइज्ड बाय आरबीआई टू इशू फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इंपोर्टर को क्या करना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा जो कि आरबीआई द्वारा एथोराइज किया गया है फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज को इशू करने के लिए। क्लियर? तो वहां पर जो है इंपोर्टर को एप्लीकेशन देना होगा बैंक में, फिर वो जो है अप्रूव होगा और अप्रूव होने के बाद ही जो है इंपोर्ट ट्रांजैक्शन वहां पर कंप्लीट किया जा सकेगा, फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट वहां पर किया जा सकेगा। क्लियर? तो ये जो है ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? तो जब एप्लीकेशन इंपोर्टर जो है बैंक में देता है तो वहां पर जो है वो सैंक्शन कर दिया जाता है कि ठीक है जो भी नेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज है इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए उसके लिए सैंक्शन जो है बैंक दे देती है, बैंक अप्रूवल दे देती है। तो जैसे ही इंपोर्टर को सैंक्शन मिल जाता है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, अब जो है इंपोर्टर एक्सपोर्टर को ऑर्डर प्लेस कर देगा। अभी तक इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को ऑर्डर प्लेस नहीं किया था। अभी क्या था, अभी तक सिर्फ उसने एक्सपोर्टर से इंक्वायरी ली थी, बाकी उसने फिर अपने ही कंट्री में आईसी कोड ले लिया, फॉरेन एक्सचेंज जो है वहां पर ऑब्टेन कर लिया, इंपोर्ट लाइसेंस लिया। क्लियर? तो उसके बाद अब क्या है वो ऑर्डर प्लेस करेगी। किसको ऑर्डर प्लेस करेगी? एक्सपोर्टर को। तो इसको कहते हैं प्लेसिंग ऑर्डर और इंडेंट। इंडेंट मतलब मांग पत्र होता है एक तरीके से। तो इंपोर्टर जो है उसको जिस भी क्वालिटी में जितनी भी क्वांटिटी में जो है प्रोडक्ट चाहिए वो एक्सपोर्टर को वहां पर बताएगी। क्लियर? तो आफ्टर ऑब्टेनिंग द इंपोर्ट लाइसेंस द इंपोर्टर प्लेसेस एन इंपोर्ट ऑर्डर और इंडेंट विद द एक्सपोर्टर फॉर सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहां पर क्या है कि अब इंपोर्टर जो है इंपोर्ट ऑर्डर वो प्लेस करेगी, इंडेंट प्लेस करेगी, एक्सपोर्टर को बताएगी कि उसको जो है किस प्राइस में, किस क्वांटिटी में, किस साइज में, किस ग्रेड में, किस क्वालिटी में जो है वहां पर प्रोडक्ट चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे पैकिंग को लेकर, शिपिंग को लेकर, पोर्ट ऑफ शिपमेंट और डेस्टिनेशन को लेकर, डिलीवरी शेड्यूल क्या हो गया, इंश्योरेंस कैसे होगा, मोड ऑफ पेमेंट कैसा होगा, वो सारी डिटेल जो है, सारी इंफॉर्मेशन इस ऑर्डर में या इंडेंट में जो है वहां पर दी जाती है। एंड इट शुड बी केयरफुली ड्राफ्टेड सो एज टू अवॉइड एनी एम्बिग्विटी एंड कॉन्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। तो जो ये ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है इंपोर्टर द्वारा इस तरीके से होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए और कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए जिससे कि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो सके। भाई डिस्प्यूट कब होता है कि आपने ये नहीं बताया था, हमने ऐसा कर दिया। तो जब आप सारी चीजें क्लियरली वहां पर मेंशन करके रखोगे तो कोई भी डिस्प्यूट इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में नहीं होगा। आप क्लियरली बता दोगे कि इस प्राइस में हम आपसे ऑर्डर कर रहे हैं, इस क्वांटिटी में हमें चाहिए, इस साइज का चाहिए, इस ग्रेड का चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, इस पोर्ट पे जो है डिलीवर करना है, इस डेट पे डिलीवर करना है, इस कंपनी से इंश्योरेंस लेना है, मोड ऑफ पेमेंट इस तरीके से होगा। तो सारी चीजें जब वहां पर क्लियरली मेंशन होंगी तो कोई भी वहां पर डिस्प्यूट का ऑप्शन नहीं बचेगा। क्लियर? तो ऑर्डर अब जो है इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को प्लेस कर दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। हमने पहले भी डिस्कस किया कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? इट इज अ गारंटी इशूड बाय द इंपोर्टर्स बैंक दैट इट विल ऑनर पेमेंट अप टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल टू द बैंक ऑफ द एक्सपोर्टर। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक्चुअली होता
होता क्या है कि अब जो एक्सपोर्टर है वो किसी दूसरी कंट्री में बैठा है, वो अपना सामान इंपोर्टर को देगा, लेकिन एक्सपोर्टर को कैसे पता चलेगा कि हाँ जो इंपोर्टर है वो उसको पेमेंट कर ही देगा? तो उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है इंपोर्टर द्वारा। इंपोर्टर जो है अपने बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट लेगा और वो लेटर ऑफ क्रेडिट किसको देगा? एक्सपोर्टर को। ये होता क्यों है? जिससे कि एक्सपोर्टर को ये एक ट्रस्ट हो जाए कि हाँ ठीक है, अगर इंपोर्टर पे नहीं करेगा तो उस केस में जो बैंक है, इंपोर्टर का जो बैंक है, वो जो है एक सर्टेन अमाउंट एक्सपोर्टर को पे करेगा। अगर इंपोर्टर नहीं पे करता है तो फेल हो जाता है पेमेंट में। क्लियर? तो ये एक तरीके का ट्रस्ट गेन करने के लिए, क्रेडिट वर्थीनेस को बताने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इंपोर्टर को अपने बैंक से लेकर एक्सपोर्टर को देना होता है। द एक्सपोर्टर वांट्स दिस डॉक्यूमेंट टू बी श्योर दैट देयर इज नो रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, यानी कि एक्सपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए होता है जो कि बैंक द्वारा इशू किया जाता है इस चीज को श्योर करने के लिए कि हाँ कोई भी नॉन पेमेंट का खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने, यानी कि बीइंग एक्सपोर्टर, मैंने जो है किसी पर्सन को जो कि दूसरे कंट्री में बैठा है उसको जो है हमने प्रोडक्ट बेच दिया और उसके बाद प्रोडक्ट दे दिया है, भेजवा दिया है, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा कोई डाउट होता है तो लेटर ऑफ क्रेडिट वहां पर हेल्पफुल होता है कि अगर इंपोर्टर पे नहीं करेगा तो इंपोर्टर का बैंक जो है उस केस में फिर वो पे करेगा। तो उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इंपोर्टर को बैंक से इशू करवाना होता है और एक्सपोर्टर को वहां पर देना होता है। इफ द पेमेंट टर्म्स एग्रीड बिटवीन द इंपोर्टर एंड द ओवरसीज सप्लायर इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट, देन द इंपोर्टर शुड ऑब्टेन द लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इट्स बैंक एंड फॉरवर्ड इट टू द ओवरसीज सप्लायर। तो अगर एग्रीमेंट में हुआ है तो उस केस में फिर लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक से लेना होगा इंपोर्टर को और उस लेटर ऑफ क्रेडिट को जो ओवरसीज सप्लायर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, उनको वहां पर उसको देना पड़ेगा, उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। क्लियर? तो अब ये स्टेज कंप्लीट होगी। लेटर ऑफ क्रेडिट भी हमने जो है एक्सपोर्टर को दे दिया। लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर को मिलने के बाद एक्सपोर्टर जो है कॉन्फिडेंट हो जाएगा और वो जो है अपना प्रोडक्ट जो है स्टार्ट कर देगा मैन्युफैक्चर करना और जो है वहां पर उसको पैक करके जो है शिपमेंट के द्वारा जो है उसको इंपोर्टर के पास भेजने के लिए। क्लियर? तो अब यहां पर क्या है कि लेटर ऑफ क्रेडिट तो दे दिया है, लेकिन अब जो इंपोर्टर को पेमेंट भी करना होगा गुड्स के लिए, जो गुड्स आएगा उसके लिए पेमेंट भी करना होगा। तो उसके लिए जो भी फाइनेंस है, नेसेसरी फाइनेंस है, वो जो है वहां पर लेना होगा। तो चाहे आपके पास खुद के अकाउंट में पड़े हो या फिर जो है आपको बैंक से फाइनेंस लेना है, वो आप चीजें अरेंज करेंगे इन एडवांस। द इंपोर्टर शुड मेक अरेंजमेंट्स इन एडवांस टू पे टू द एक्सपोर्टर ऑन अराइवल ऑफ गुड्स एट द पोर्ट। तो जैसे ही एक्सपोर्टर द्वारा भेजा गया सामान इंपोर्टर के पोर्ट पे आ जाएगा तो उस केस में फिर इंपोर्टर को पेमेंट करना पड़ेगा और उस पेमेंट को एडवांस में अरेंज करके रखना चाहिए इंपोर्टर को। क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट है स्टेप, दैट इज रिसीप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस। रिसीप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस में क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर जब वहां पर डिस्पैच कर देता है सारी चीजें, तो उसके साथ साथ वहां पर उसकी सारी डिटेल्स को जो है वो इंपोर्टर को भेजता है। भाई एक्सपोर्टर ने जो है वहां पर सारी पैकिंग कर दी, पैकिंग करने के बाद शिपिंग ऑर्गेनाइजेशन से बात की और शिपिंग ऑर्गेनाइजेशन के बात करने के बाद वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे बिल ऑफ लेडिंग हो गया या बिल नंबर हो गया, इनवॉइस नंबर हो गया, कितनी क्वांटिटी में, कौन से पोर्ट से जा रहा है, क्या डेट है, वेसल का नाम क्या है, पूरी डिटेल जो है एक्सपोर्टर इंपोर्टर को बताता है। तभी तो इंपोर्टर उस पर्टिकुलर पोर्ट पे जाके उस वेसल को पाएगा, नहीं तो इंपोर्टर को पता ही नहीं कि कौन से वेसल से आ रहा है, कौन सी जहाज से आ रहा है, तो कैसे जो है गुड्स को रिसीव करेगा। तो इसलिए क्या होता है कि एक्सपोर्टर शिपमेंट करने के बाद वो पूरी डिटेल जो है वो इंपोर्टर को बताता है, तो उसी को कहते हैं शिपमेंट एडवाइस। क्लियर? आफ्टर लोडिंग द गुड्स ऑन द वेसल, द ओवरसीज सप्लायर यानी कि एक्सपोर्टर डिस्पैचेस द शिपमेंट एडवाइस टू द इंपोर्टर। यानी कि यहां पर क्या है कि एक्सपोर्टर जो ओवरसीज सप्लायर है वो इंपोर्टर को बताएगा कि कौन सी जहाज से कितनी क्वांटिटी में किस डेट को, बिल ऑफ लेडिंग की डिटेल, वो सारी डिटेल वहां पर उसको बताता है। तो द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द शिपमेंट एडवाइस इंक्लूड्स डिटेल्स सच एज इनवॉइस नंबर, बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल नंबर। यानी कि अगर जब पानी के जहाज से आ रहा है तो बिल ऑफ लेडिंग होता है, हवाई जहाज से आ रहा है तो एयरवे बिल होता है, उसका नंबर क्या है, उसका डेट क्या है, नेम ऑफ द वेसल विथ डेट, वेसल का नेम क्या है, उसके डेट बताएगा, पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट यानी कि कौन से पोर्ट से जो है वो चला है सामान, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी एंड द डेट ऑफ सेलिंग ऑफ वेसल। तो ये पूरी डिटेल जो है वहां पर शिपमेंट एडवाइस में एक्सपोर्टर द्वारा इंपोर्टर को बताया जाता है। तो इंपोर्टर को जब ये डिटेल मिलेगी तभी तो इंपोर्टर जो है अपने आप को प्रिपेयर करेगा गुड्स को रिसीव करने के लिए। क्लियर? तो यहां पर क्या है, अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आए नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन जो है आई है ओवरसीज सप्लायर या फिर एक्सपोर्टर से इंपोर्टर के पास। तो इंपोर्टर को सारी जो शिपमेंट एडवाइस है, शिपमेंट की डिटेल है, वो सारी डिटेल यहां पर मिल गई है। लेकिन अब इस जो गुड्स आता है पोर्ट पर उसको रिलीज करवाने के लिए इंपोर्टर के पास सारे डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि एक्सपोर्टर अपने बैंक को देता है, फिर एक्सपोर्टर का बैंक जो है वो इंपोर्टर के बैंक को देगा या फिर इंपोर्टर को देगा और इंपोर्टर को उस डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करवाना होगा। वो डॉक्यूमेंट जब इंपोर्टर के पास आ जाएंगे उसके बाद ही जो है वो पोर्ट पे जाकर अपने सामान को रिसीव कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप है
दैट इज रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट। अभी क्या था, अभी शिपमेंट की एडवाइस आई थी, यानी कि शिपमेंट की डिटेल आई थी। अब जो है जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होता है, वो जो है एक्सपोर्टर के बैंक से जो है वो लेना पड़ेगा। तो रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट आफ्टर शिपिंग द गुड्स बाय एक्सपोर्टर, द ओवरसीज सप्लायर प्रिपेयर्स अ सेट ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लेटर ऑफ क्रेडिट एंड hand it over to his or her banker for their onward transmission and negotiation to the importer in the manner as specified in the letter of credit। तो यहां पर क्या हो गया कि जब जो है गुड्स एक्सपोर्टर द्वारा भेज दिया जाता है, क्लियर, आफ्टर शिपिंग द गुड्स बाय एक्सपोर्टर, उसके बाद जो एक्सपोर्टर है या जो ओवरसीज सप्लायर है वो क्या करता है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर करेगा और लेटर ऑफ क्रेडिट और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उस डॉक्यूमेंट को अपने बैंकर को देगा। एक्सपोर्टर अपने बैंकर को देगा कि वो जो है आगे जाए इंपोर्टर से निगोशिएट करे और इंपोर्टर को वो डॉक्यूमेंट वहां पर देगा। लेकिन इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट कब मिलेगा, जब इंपोर्टर पेमेंट कर देगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जरिए, तब जो है वहां पर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंपोर्टर को दे दिए जाएंगे। तो द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स normally contains bill of exchange, commercial invoice, bill of lading या फिर एयरवे बिल, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। जो भी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं गुड्स को रिलीज कराने के लिए पोर्ट से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है एक्सपोर्टर वहां पर वो अपने बैंकर को देता है और बैंकर जो है इंपोर्टर से नेगोशिएट करके उन डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्टर को देगा। क्लियर। द एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग डिलीवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज नॉन एज रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट। यानी कि यहां पर क्या होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर इंपोर्टर जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, तब जो है जो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है वो जो है इंपोर्टर को दे दिए जाएंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमने एक्सपोर्ट प्रोसीजर में इन डिटेल डिस्कस किया है। क्लियर। तो वंस द रिटायरमेंट इज ओवर, द बैंक हैंड्स ओवर द इंपोर्ट डॉक्यूमेंट टू द इंपोर्टर। जब बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है किसके द्वारा, इंपोर्टर के द्वारा, तब जो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है वो इंपोर्टर को दे दिए जाते हैं बैंक द्वारा। क्लियर। उसके बाद अराइवल ऑफ द गुड्स। अब क्या है कि आपके पास इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं और वहां पर जो है गुड्स जो है वो पोर्ट पे अराइव हो गया। द पर्सन इन चार्ज फॉर द कैरियर, यानी कि शिप और एयरवे, इन्फॉर्म्स द ऑफिसर इन चार्ज एट द डॉक और द एयरपोर्ट अबाउट द अराइवल ऑफ गुड्स इन द इंपोर्टिंग कंट्री। यानी कि यहां पर जो भी शिप का ऑनर होगा या फिर जो एरोप्लेन का कैप्टन होगा वो जो है इन्फॉर्म करेगा किसको, जिस भी एयरपोर्ट पे फिर जिस भी डॉक पे शिप आके रुकेगी वहां पर इन्फॉर्म करेगा कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्टिंग कंपनी में आ रहा है, अराइव होने वाला है। उसके बाद जो कैप्टन होते हैं वो जो है इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि पोर्ट का जो सुपरिटेंडेंट होगा उसको प्रोवाइड करते हैं या फिर डॉक का जो भी इंचार्ज होगा उसको प्रोवाइड करेंगे। ही प्रोवाइड्स द डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है दैट कंटेन्स द डिटेल ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, यानी कि जो भी सामान इंपोर्ट किया जा रहा है उसकी पूरी डिटेल, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है उस डॉक्यूमेंट में होती है। और वो डॉक्यूमेंट किसको प्रोवाइड किया जाता है, जो डॉक यानी कि जहां पे भी शिप आके रुकेगी या फिर एयरपोर्ट जहां पर जो एरोप्लेन है वो आके रुकेगा, उसके कैप्टन द्वारा डॉक के या फिर एयरपोर्ट के ऑफिसर इंचार्ज को। क्लियर। तो उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। क्लियर। अब जो है सामान जो है वो डॉक या फिर एयरपोर्ट पे आ चुका है। अगर बाई जहाज आ रहा है पानी के जहाज से तो डॉक पे, अगर एरोप्लेन से आ रहा है तो एयरपोर्ट पे, वहां पर सामान आ चुका है। कैप्टन ने जो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट है वो किसको दे दिया है, डॉक के ऑफिसर इंचार्ज को दे दिया है। अब इंपोर्टर, जो इंपोर्टर है उसको कस्टम क्लियरेंस और गुड्स को रिलीज करवाना होगा, उसको कस्टम क्लियरेंस और गुड्स को रिलीज करवाना होगा डॉक या फिर एयरपोर्ट से। किसको, इंपोर्टर को। इंपोर्टर के पास ऑलरेडी जो भी डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स थे वो जो है इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर के बैंक से ले लिया है। अब इंपोर्टर जो है वो कहां जाएगा, डॉक पे या फिर एयरपोर्ट पे जाएगा, वहां पर कस्टम क्लियरेंस और गुड्स को रिलीज कराएगा। तो यहां पर कस्टम और क्लियरेंस में क्या होता है कि यहां पर बहुत सारे एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन करवाने पड़ते हैं। तो इस केस में जो इंपोर्टर होता है वो क्या करता है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, C&F एजेंट्स होते हैं जो कि इन सब कामों में, कस्टम क्लियरेंस के काम में माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो उनको ये जो है हायर कर लेते हैं, जो इंपोर्टर है वो C&F क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को हायर कर लेते हैं और यही जो लोग हैं जो सारा कस्टम क्लियरेंस और गुड्स को रिलीज करवाते हैं और इंपोर्टर तक पहुंचाते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कस्टम क्लियरेंस एंड रिलीज ऑफ गुड्स। कस्टम क्लियरेंस इज अ समवॉट टेडियस प्रोसेस एंड कॉल्स फॉर कंप्लीटिंग ए नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज। तो इसीलिए क्या होता है कि क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को वहां पर जो है हायर कर लिया जाता है। तो अब क्या है कि
अब जो इंपोर्टर है या फिर जो इंपोर्टर का C&F एजेंट होगा, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होगा, उसको डिलीवरी ऑर्डर जो है वो लेना होगा किससे? शिप के ऑनर से। और शिप के ऑनर से ये डिलीवरिंग ऑर्डर तभी मिलेगा या फिर जो शिपिंग कंपनी है उससे डिलीवरी ऑर्डर तभी मिलेगा जब जो इंपोर्टर है वो फ्राइट चार्जेस को पे कर देगा। भाई पानी के जहाज वालों ने आपका सामान किसी दूसरी कंट्री से लेकर आपके पोर्ट तक लाया है, तो अब अगर एक्सपोर्टर ने पहले ही पेमेंट कर दिया है शिपिंग कंपनी को तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से जो डिलीवरी ऑर्डर या फिर जो इंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी है वो मिल जाएगा। अगर एक्सपोर्टर ने पेमेंट नहीं किया है तो फिर उस केस में इंपोर्टर को जो है शिपिंग कंपनी को फ्राइट चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और फ्राइट चार्जेस पे करने के बाद इंपोर्टर को डिलीवरी ऑर्डर या फिर इंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी ये जो है मिल जाता है। क्लियर? द इंपोर्टर हैज टू फर्स्ट पे द फ्राइट चार्जेस इफ दीज हैव नॉट बीन पेड बाय द एक्सपोर्टर बिफोर ही और शी कैन टेक पोजीशन ऑफ द गुड्स। तो पानी के जहाज से या फिर एरोप्लेन से आपको जो है सामान तभी आपको जो है डिलीवर किया जाएगा जब आपके पास डिलीवरी ऑर्डर होगा, और वो डिलीवरी ऑर्डर आपके पास तभी होगा, इंपोर्टर के पास तभी होगा जब वो उसके फ्राइट चार्जेज यानी कि जो सामान ढोने का किराया होता है वो उन्होंने पे कर दिया हो शिपिंग कंपनी को। अगर एक्सपोर्टर ने पहले पे किया है तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सपोर्टर ने नहीं पे किया है तो उस केस में इंपोर्टर को पे करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हुआ कि इंपोर्टर ने शिपिंग कंपनी को उनका किराया, उनका फ्राइट जो है वो पे कर दिया है। अब किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे आकर जो है वो शिप आके रुकी है या फिर किसी एयरपोर्ट पे जो है एरोप्लेन आके रुका है, तो उस एयरपोर्ट का या फिर उस पोर्ट का भी कुछ चार्जेस होता है जो कि इंपोर्टर को पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि जो इंपोर्टर है या फिर इंपोर्टर का जो C&F एजेंट होगा वो एप्लीकेशन टू इंपोर्ट एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसकी 2 कॉपी जो है वो लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यूज ऑफिस, पोर्ट पे या फिर एयरपोर्ट पे जो है ये लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यूज ऑफिस होता है, वहां पर उस एप्लीकेशन को देना पड़ेगा 2 कॉपीज में। क्लियर? एप्लीकेशन टू इंपोर्ट। क्लियर? उसके बाद फिर जो भी ड्यूज होंगे वो पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद उनको जो है एक रिसीप्ट मिलेगी जिसको कहते हैं पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसिप्ट। पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसिप्ट। क्लियर? तो ये पोर्ट चार्जेज हैं, एक्चुअली में क्या है, पोर्ट चार्जेज होते हैं। तो आफ्टर द पेमेंट ऑफ डॉक charges the importer is given back 1 copy of the application as a receipt. This receipt is known as port trust dues receipt। तो जो 2 कॉपी दी थी एप्लीकेशन टू इंपोर्ट की उसमें से एक कॉपी जो है पेमेंट करने के बाद जो इंपोर्टर है या फिर इंपोर्टर का C&F एजेंट है उसको वापस कर दिया जाता है, और उसी रिसिप्ट को हम क्या कहते हैं, पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसिप्ट कहते हैं। पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसिप्ट आ गया है इंपोर्टर के पास। अब उसके बाद क्या होता है कि जो गुड्स आ रहे हैं, जो गुड्स आपने किसी दूसरी कंट्री से मंगवाए हैं उसकी इंस्पेक्शन की जाती है कि कहीं आप ऐसा कोई हार्मफुल या फिर कोई गलत प्रोडक्ट तो आपने इंपोर्ट नहीं किया है, तो उस प्रोडक्ट की क्या होगी, उस गुड्स की क्या होगी, इंस्पेक्शन की जाएगी। इंपोर्टर होता है उसको बिल ऑफ एंट्री का जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, बिल ऑफ एंट्री। क्लियर? तो जिसको कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी को पे करने के लिए बिल ऑफ एंट्री और एग्जामिनेशन के लिए इंस्पेक्शन, जो बाहर से गुड्स आ रहा है कि आपने कोई गलत सामान तो नहीं मंगाया या फिर कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट तो नहीं मंगाया है, तो उसकी इंस्पेक्शन की जाती है कस्टम द्वारा। ठीक है? तो कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी और इंस्पेक्शन ये 2 काम करने के लिए बिल ऑफ एंट्री जो है वहां पर फॉर्म फिलअप करना पड़ता है इंपोर्टर या फिर इंपोर्टर के C&F को, जो है वो फॉर्म फिलअप किया जाएगा। उसके बाद एक अप्रेजर होता है, वो डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करेगा और एग्जामिनेशन ऑर्डर देगा। उसके बाद फिर जो इंपोर्टर है अगर कोई कस्टम ड्यूटी चार्ज करनी है, पे करना है, तो वो कस्टम ड्यूटी को पे करना पड़ेगा इंपोर्टर को। उसके बाद जो है बिल ऑफ एंट्री को लेकर जो है वहां पर उस गुड्स को फिजिकली एग्जामिन किया जाएगा, यानी कि जो भी गुड्स इंपोर्टर ने बाहर से मंगवाया है उसको चेक किया जाएगा कि हाँ सही सामान है, कोई गलत सामान नहीं है, कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको चेक किया जाएगा। उसके बाद फिर जो एग्जामिनर है वो एग्जामिनर बिल ऑफ एंट्री पे ही अपनी रिपोर्ट वहां पर लिख देगा, और द इंपोर्टर और हिज एजेंट प्रेजेंट द बिल ऑफ एंट्री टू द पोर्ट अथॉरिटी। फिर बिल ऑफ एंट्री को जो है वो पोर्ट अथॉरिटी को प्रेजेंट किया जाएगा, जिसके बाद पोर्ट अथॉरिटी जो है वो इंपोर्टर को डिलीवर कर देगा, ऑर्डर रिलीज कर देगा कि हाँ जो इंपोर्टर है वो सामान अपने साथ लेकर जा सकता है, उसको अपने लोकल डेस्टिनेशन पर लेकर जा सकता है। तो ये जो है पूरा कस्टम क्लियरेंस का जो है प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर कस्टम क्लियरेंस में क्या हो गया कि सामान जो है वो कहाँ पे आ गया है, पोर्ट पे आ गया है। अब जो है पोर्ट पे चाहे इंपोर्टर खुद या फिर उसके क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जो हैं वो जाएंगे, डिलीवरी ऑर्डर लेंगे शिपिंग कंपनी से। और डिलीवरी ऑर्डर कब मिलेगा, जब शिपिंग कंपनी की जो फ्लाइट चार्जेस होते हैं वो पे कर दिए गए हों। उसके बाद जो है पोर्ट के कुछ चार्जेस होते हैं, उस पोर्ट के चार्जेस को पे करके पोर्ट ट्रस्ट ड्यू रिसिप्ट ये लेना होता है लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यू ऑफिस से। उसके बाद फिर जो है बिल ऑफ एंट्री एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको फिल करके जो है वहां पर एग्जामिनेशन करवाना होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा गुड्स का, ठीक है। और कस्टम ड्यूटी अगर कोई पे करनी तो वो पे करना होगा, जिसके बाद बिल ऑफ एंट्री पे रिपोर्ट आ जाती है एग्जामिनेशन की, और उसके बाद बिल ऑफ
एंट्री को पोर्ट अथॉरिटी को दिया जाता है। पोर्ट अथॉरिटी बिल ऑफ एंट्री को पाने के बाद वो रिलीज ऑर्डर देते हैं कि हाँ, अब ये जो सामान आया है दूसरे देश से वो इंपोर्टर अपने साथ लेकर जा सकता है। तो ये जो है पूरा प्रोसेस होता है इंपोर्ट का। क्लियर? तो किसी भी फर्म को, इंडिया में कोई फर्म है उसको किसी दूसरी कंट्री से कोई गुड्स परचेज करना है तो उसके लिए ये सारे स्टेप्स उनको फॉलो करने पड़ेंगे। पहले उनको ट्रेड की इंक्वायरी लेनी पड़ेगी कि कौन से बाहर के कंट्रीज के ऐसे फर्म हैं जो कि वो गुड्स जो है वो बनाते हैं और वो आपको एक्सपोर्ट करेंगे। क्लियर? उसके बाद फिर जो है आप इंपोर्ट लाइसेंस लेंगे बीइंग अ इंपोर्टर। उसके बाद फिर फॉरेन एक्सचेंज के जो है वहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे, फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे एक्सपोर्टर को। लेटर ऑफ क्रेडिट अपने इंपोर्टर जो है अपने बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट लेगा और वो जो है एक्सपोर्टर को देगा। फिर फाइनेंस जो भी पैसा रिक्वायरमेंट है वो अरेंज करेगा। फिर जो है वहाँ पर शिपमेंट एडवाइस आएगी एक्सपोर्टर द्वारा इंपोर्टर को, तो इंपोर्टर के पास शिपमेंट एडवाइस आएगी। फिर इंपोर्टर जो है इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को जो है एक्सपोर्टर के बैंक से रिलीज कराएगा। उसके बाद फिर गुड्स जो है वो पोर्ट पे आएगा। गुड्स पोर्ट पे आने के बाद वहाँ पर कस्टम क्लियरेंस करवाना पड़ता है इंपोर्टर को, जिसके लिए इंपोर्टर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को वहाँ पर हायर करता है। शिपिंग कंपनी का अगर कोई फ्राइट चार्ज है तो वो पे करेगा। पोर्ट ट्रस्ट के जो भी ड्यूज़ हैं वो पे करेंगे। फिर बिल ऑफ एंट्री का यूज़ करके कस्टम ड्यूटी अगर कोई पे करनी है तो वो पे करेंगे। फिर एग्जामिनेशन करवाएंगे गुड्स का फिजिकली और उसके बाद फिर जो है वो जो गुड्स है वो इंपोर्टर को दे दिया जाता है, हैंड ओवर कर दिया जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।